अपनी अपनी अभी सीट है ऑप्टिक्स की, रे ऑप्टिक्स की। सीट कौन सी है? रे ऑप्टिक्स की। इसके बाद में आपको ये रे ऑप्टिक्स की सीट करवाने के बाद आपको मैं पूरी रे ऑप्टिक्स की एक एक चीज बता दूंगा कि कैसे कैसे प्रॉब्लम सोल्व करनी है। अभी देखते जाओ कि प्रॉब्लम किस टाइप की आती है। ठीक है, इधर देखते जाओ आप। ठीक है, और बाकी काम आपको नहीं करने हैं। देखो, फाउंडेशन बैच है, एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन है, रे ऑप्टिक्स की क्लास है। ठीक है, तो आपने पहला सवाल देखो बेटा। पहला सवाल ये रहा। तो पहला सवाल देखिए आपका, कि कोई दो मिरर हैं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये इस तरीके की बात बता रहा है ये। यहाँ पर देखो, ये दो मिरर हैं एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल के ऊपर हैं। ये कोई भी रे अगर 30 डिग्री के ऊपर है, ये अगर कोई भी रे 30 डिग्री के ऊपर है, ये 30 डिग्री पर है, ये 30 डिग्री पे है, तो ये देखो बेटा, इसके साथ में ये 90 बनाएगी यहाँ से। ये 90 बना लिया। ठीक है, ये 90 बन गया इसका। और ये कितना बच गया? 60 डिग्री बच जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा? 30 डिग्री बच जाएगा। ये फिर क्या होगा? ये वापस से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये 90 बन गया, ये 90 बन गया, तो ये 60 डिग्री। तो इसने यही पूछा है, सवाल भी यही पूछा है कि परावर्तित किरण द्वारा क्षैतिज क्यू आर के साथ बनाया गया कोण बताइए। रिफ्लेक्टेड रे विथ द हॉरिजॉन्टल क्यू आर इज 60 डिग्री। आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 60 डिग्री आ जाएगा। ये है एक सवाल आपका। ठीक है, समझ में आई मेरी बात यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। तो चलें आगे। ये कर लिए सब बच्चों ने? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब की बार ये लर्न लिखना बेटा। ठीक है, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित कौन सा नहीं है? लर्न लिखो बेटा। एक तो हो जाएगा मिरेज, मृग तृष्णा, छवि को उलटने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, प्रिज्म यूज्ड टू इन्वर्ट इमेज। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, सॉरी ये है, सॉरी ये है। ठीक है, ये भी है। ऑप्टिकल फाइबर भी है। ये नहीं है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, ये एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, सूर्योदय पहले और सूर्योदय देर से। ठीक है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल नहीं है। समझ में आ गया यहाँ तक बेटा? ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा। ये कह रहा है कि आंख का लेंस होता है, तो आप ये बात लिख सकते हैं बेटा, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, कौन सा किया जाता है? सॉरी, बाई कॉन्वेक्स। बाई 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 आंख के अंदर बाई कॉन्वेक्स, उभयोतल, 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 बाई कॉन्वेक्स बोला जाता है इसको, बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए बेटा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कि ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की आंख और बिल्लियों की आंख की संरचना अलग अलग होती है, फिर भी वे समान कार्य करते हैं। ये इसका एक उदाहरण है। ठीक है, और इंग्लिश में है, द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड द आई ऑफ द कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर, येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको भी सी ऑप्शन आ जाएगा, समरूप अंग जो अभिसारी विकास के कारण विकसित हुए हैं। ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन्स दैट हैव टू इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये आपको याद रखना है, ये भी लर्न लिख लेना बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
5 का है प्रिज्म कोण 30 डिग्री। देखो पहली बात तो आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान रखनी है बेटा। ये देखिए ध्यान रखिए आप एक बार। ये है, ये एक ध्यान रखनी है। देखो ये नॉर्मल होता है इसके ऊपर, ठीक है। और ये देखो ये कोई भी रे इंसिडेंट हुई है हमेशा नॉर्मल से एंगल बनाएगी। ये आई है, उसके बाद में ये रिफ्रैक्ट हुई और बाद में यहाँ से निकल गई। ये भी नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाती है, नॉर्मल बन गए बेटा। ये एंगल आई है, ये देखो ये एंगल सपोज करो R1 है, नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाती है, ये R1 होता है और ये कितना होता है R2 होता है। ये आपको दो ही चीजें याद रखनी है पहली बात तो इस पूरे प्रिज्म के अंदर। आपको ये R2 हो गया, ये R2 हो गया। ये बेटा प्रिज्म एंगल होता है कैपिटल ए। अब कैपिटल ए और इन R1 और R2 में क्या रिलेशन होता है, कैपिटल ए बराबर R1 प्लस R2 होता है। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है, कैपिटल ए इक्वल टू कितना होता है R1 प्लस R2 होता है। ये एक ही बात याद रखनी है आप यहाँ पर। अब इसने देखो बेटा यहाँ पर क्या बोला है कि प्रिज्म कोण तो 30 डिग्री है, इसका मतलब ए तो बेटा आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। ए कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है यहाँ पर। एक प्रिज्म की एक अपवर्तक सतह रश्दी कर मतलब क्या किया गया है सिल्वर्ड किया गया है, ठीक है। सिल्वर्ड करने पर क्या होती है रे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी पाथ के ऊपर, ठीक है। प्रथम सतह पर 60 डिग्री, ये बेटा आई आपको 60 डिग्री दे रखा है, आई 60 डिग्री दे रखा है। आपतन कोण पर आपतित प्रकाश किरणें रश्दीकृत फलक पर परावर्तन के बाद समान पाथ से, अब देखो ये जो रे है ना बेटा, ये देखो ये जो रे है ये सेम पाथ के ऊपर वापस लौट गई है। ये सेम पाथ के ऊपर क्या कर गई है वापस लौट। इसका मतलब ये R2 ने एंगल नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया R2 ने एंगल नहीं बनाया। इसका मतलब R2 0 डिग्री है। R2 कितना है बेटा 0 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब ए और R1 में क्या रिलेशन आ गया, ए बराबर R1 आ गया। तो इसका मतलब R1 कितना हो गया बेटा 30 डिग्री हो गया। अरे R1 कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब अपन क्या लगा देंगे स्नेल नियम लगा देंगे बेटा। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन क्या मान लेंगे μ1 और अंदर का कितना मान लेंगे μ2 मान लेंगे। तो ये वाला एंगल बोलो μ1 और इंटू कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री और इक्वल टू अंदर का μ2 हो जाएगा और साइन कितना हो जाएगा बेटा R1 आपका कितना है 30 डिग्री है। R1 आपका कितना है 30 डिग्री है। समझ गए मेरी बात को। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ आपका, तो ये μ2 साइन 30 हो गया। अब तो हो गया ना μ1 तो बेटा 1 हो गया, μ1 कितना हो गया 1 हो गया। तो μ2 का वैल्यू म्यू ही दे रखा है इसने। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2, तो 1 √3 आ गया ना, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा √3। अच्छा सवाल है ना। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है बेटा कि ए और ये R1 और R2 हमेशा कहाँ से एंगल बनाते हैं, ए में ये रिलेशन होता है पहली बात। और ये हमेशा नॉर्मल से एंगल बनते हैं, ये हमेशा कहाँ से बनते हैं नॉर्मल से एंगल बनते हैं। ये कर लीजिए बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये कह रहा है एक सर्किल है बेटा, ध्यान से देखिए इस सवाल को। आपको कह रहा है कि एक पिंड R त्रिज्या के एक वृत्त में एक सर्किल है बेटा, ये वाला मैंने सर्किल बना लिया है, ठीक है। अब ये सर्किल है एक समान वर्तीय गति में, इसकी चाल है, इसकी चाल बेटा यहाँ पर कितनी मान लेते हैं v मान लेते हैं। थीटा बराबर 0 डिग्री पे कितना मान लेते हैं बेटा v मान लेते हैं। मान लें, अरे मान लें या नहीं मान लें, मान लें। यदि t सेकंड बाद में एक पूरा चक्कर करता है, पूरे कंप्लीट t साइकिल बाद में ये क्या कर लेता है पूरा चक्कर कर लेता है। ये कह रहा है कि 3t/8 में कण का वेग सदिश क्या होगा, ठीक है। पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा बेटा कि थीटा बराबर, देखो ओमेगा बराबर कितना होता है, ओमेगा बराबर होता है डी थीटा अपॉन डी टी होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा डी थीटा अपॉन डी टी होता है। समझ में आ गया। ओमेगा खुद किसके बराबर होता है बेटा 2 पाई अपॉन टी के बराबर होता है। इंटू कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा बराबर डी थीटा। अब इसको अपने को ये पता करना पड़ेगा 3t/8 टाइम बाद में कितना हो जाएगा। पहले तो ये एंगल पता करना पड़ेगा, तो ये हो गया बेटा 3t/8 रख दिया इसकी जगह, ठीक है। और इक्वल टू कितना आ गया थीटा आ गया। अब अपने को इतनी डिग्री एंगल बाद में आपको बताना है, ये समझ में आ गया। इतनी डिग्री एंगल बाद में बताना है, तो ये कितना एंगल हो गया बेटा π/4 हो गया, 3π/4 हो गया। अरे ये एंगल कितना हो गया 3π/4, 3π/4 कितना होता है बेटा 135 डिग्री होता है, 135 डिग्री होता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया 135 डिग्री यही होता है बेटा, देखो ध्यान से, ठीक है। 135 डिग्री आपका यही होता है,
बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो यहाँ पर ये देखो 90 हो गया बेटा, और ये क्या हो गया आपका, ये 135 डिग्री होगा। 135 डिग्री यही होता है, 135 डिग्री यही होता है ना, यही वाला, ये 135 हो गया। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा, यहां से 135 डिग्री हो गया। ये देखो 135 डिग्री हो गया। अब ये 45 डिग्री हो गया, इसका मतलब यही तो हुआ, 35 डिग्री हो जाएगा ना, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया आपके पास में। और ये वैल्यू हो गई वी आपकी, हो जाएगी बेटा। अब यहां पर देखो, आपको ये इस तरीके की चीजें दिख रही हैं। अब देखो यहाँ पर ये 45 डिग्री है, इसका मतलब ये देखो ये 45 है, ये 90 है यहाँ पर, और ये 45 हो गया, और इसका मतलब ये भी 45 ही है। अरे ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है। और ये एंगल भी कितना है बेटा, ये वाला एंगल कितना है, ये भी 45 डिग्री है। अरे बोलो, ये भी 45 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हो गया, एक कंपोनेंट तो यहाँ पड़ेगा बेटा, तो ये हो गया वी कोस 45 कह दो, चाहे साइन 45 कह दो, एक ही बात है। 45 कर देता हूँ, और ये क्या कह देता हूँ, वी 45 कह देता हूँ, वी कोस 45 कह देता हूँ, कह दूं। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया, आपका ये जो कंपोनेंट आया, वी वेक्टर बराबर कितना आ गया, वी वेक्टर बराबर एक तो हो गया बेटा वी कोस 45, वी कोस 45, और डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस है, आई केप हो गई, माइनस क्या हो गया बेटा, आई केप हो गई। एक क्या हो गया, वी साइन 45 हो गया, या कोस 45, एक ही बात है, वी साइन 45 हो गया, और डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, माइनस जे केप हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा -1/2 -v/2, v/√2 आई केप, और -v/√2, और इंटू कितना हो जाएगा, जे केप वाला आंसर आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आ गया समझे। अब देखो दोबारा देख लो बेटा, ये कह रहा है, पहले तो इसने कहा इतने टाइम बाद में ये वेग का वैल्यू बताओ, वेलोसिटी का वैल्यू बताओ, कितने टाइम बाद में, इतने टाइम बाद में वेग का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी होता है, तो इससे मैंने क्या कर दिया, ओमेगा बताइए टी टाइम 3t/8 टाइम पे थीटा यहाँ से निकल गया, तो थीटा मेरा यहां से अगर मैं करता हूं तब तो ये 135 डिग्री है, और अगर मैं यहां से करता हूं तो 45 डिग्री है। इससे करना थोड़ा ज्यादा ठीक है, ये 45 दिख रहा है तो ये भी 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, वी के कंपोनेंट डाल दो, एक वी कोस 45 हो गया, एक वी साइन 45 हो गया, तो वी कोस 45 माइनस आई के, वी कोस 45 माइनस जे के, तो ये आंसर आ गया, सी ऑप्शन आ गया बेटा। आया कि नहीं आया, कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अपवर्तनांक 1.66 का एक जो कोई लिक्विड दे रखा है। अब देखो वही वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा, 1/f=, देखिए यहाँ पर 1/f, ठीक है। तो आप वैसे तो सिंपल देखो, एक आप ये भी याद रख लेना, ये लेंस का होता है बेटा, और ये लिक्विड का होता है, लिक्विड का, जिसको 1μ2 लिखते हैं ना, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन लेंस माइनस एन लिक्विड, और 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, ये लिख सकते हो बेटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा। अब आपको लेंस का कितना दे रखा है बेटा, ये देखो, लिक्विड का तो 1.6 दे रखा है, लिक्विड की जगह वैल्यू पुट कर दो 1.6, और इसकी जगह कितना कर दोगे, 1.5 रख दो, और ये R1 क्या हो जाएगा बेटा, आपको ये उस दिन बताया था ना, ये देखो यहां से देखना, देखो यहां से देखो बेटा, यही वाली चीज, ये और ये, ठीक है, तो R1 क्या हो जाएगा, +R, R1 बराबर क्या हो जाएगा, +R, और R2 बराबर कितना हो जाएगा, -R। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो फोकल लेंथ है वो क्या आ रही है, 100 आ रही है, आपका यहां से आंसर। ठीक है, तो कीजिए इसको एक बार, F बराबर 100 आ रहा है यहाँ से।
अब यहाँ पर देखो, पहली बात तो ये हो गया कि ये कन्वर्जिंग लेंस है। फोकल लेंथ जो पॉजिटिव जिसकी होती है ना, वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है? अभिसारी लेंस की होती है। ठीक है, किसकी लेंस की होती है? इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर क्या है बेटा? पॉजिटिव आएगी। तो एफ बराबर पॉजिटिव, तो बराबर ये कितना आएगा आपका? तो पहली बात तो ये अभिसारी लेंस आएगा और 25 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आएगी। तो ये एक बार थोड़ा सा मैं बाद में देखूँ, बताऊंगा आपको, ठीक है ना? तो किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है इससे? एन लेंस कितना है? 1.6 से। ये उल्टा है वैसे तो। ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव है क्या? ठीक है, फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव आएगी वैसे तो। कोई नहीं, इसको एक बार बाद में देखते हैं, ठीक है ना? इसको एक बार स्टार लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1.5 अपर्तनांक का कांच का एक गोला दर्शाए अनुसार वायु में रखा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो अभी आपको वही वाले सवाल फॉर्मूले लगाने। देखो बेटा, एक सरफेस तो इसकी ये वाली होगी, एक सरफेस इसकी क्या होगी? ये वाली होगी। अरे ये वाली सरफेस हो गई ना एक, और एक सरफेस इसकी ये हो गई। पहली सरफेस के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओ? देखो, फर्स्ट सरफेस के लिए ये वाला लगाओ, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू, और इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, म्यू 2 का वैल्यू कितना हो गया बेटा? म्यू है, आपको दे रखा है। वी आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, यू का वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 1.10 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एयर का तो कितना है? अरे ये तो ठीक है, ये तो हो गया। म्यू 2 1.5 हो गया, म्यू 1 आपका 1 हो गया। ठीक है, यू आपका कहाँ हो गया? यू आपका इनफाइनाइट पे हो गया बेटा, क्योंकि इनफाइनाइट पे है ना। यू आपका इनफाइनाइट हो गया, वी आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखो पैरेलल लाइट है ना। लाइट कैसी है? पैरेलल लाइट है। पैरेलल लाइट के लिए इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से वी निकल जाएगा। पहला तो ये हो गया काम। तो यहाँ से देखो, मैं बता रहा हूँ आपका आंसर कितना आएगा। यहाँ से जो वी आएगा ना, ठीक है, वो बेटा V1 मान लो आप। इसको इसको क्या मान लोगे? V1 मान लो। V1 बराबर जो आ रहा है वो आपका 30 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पर जो आपका आएगा, अब आपको सेकंड सरफेस के लिए और काम करना है। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो यहाँ 30 सेंटीमीटर आया, और ये P2 से पूछ रहा है। ध्यान देके देखे, ये कह रहा है कि वह दूरी P2 से। ठीक है, P2 से इसकी दूरी कितनी होगी? ये जो पहले वाले सरफेस के लिए जो इमेज बनी है V1 है, ये कितनी दूरी पर है बेटा? अरे ये कितनी दूरी पर है? ये कितनी दूरी पर है? ये 30 सेंटीमीटर पर है। 30 सेंटीमीटर हो गया ये। समझ गए मेरी बात को? तो अब लेकिन ये जो रे थी अपनी कितनी सेंटीमीटर पे है? 30 सेंटीमीटर पे है। तो इसका मतलब P2 से, देखो यहाँ इस सरफेस से यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे थी, और अब की बार अपने को यहाँ से पूछा है। यहाँ से ये कितनी दूरी पर? अब मीटर हुआ ना भाई। 10 तो ये रहा और 10 ये रहा, तो 20 काट दो, तो 10 सेंटीमीटर हुआ। तो इसका मतलब सेकंड सरफेस के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा। सेकंड सरफेस के लिए भी अपना क्या लगेगा? यही फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला लगेगा तो ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो यू का काम है, वो इसका क्या करेगा? V1 काम करेगा। अब U1 बराबर V1 होगा, जो कि कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो गया। कितना सेंटीमीटर हो गया? 10 सेंटीमीटर। और म्यू 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू 2 का वैल्यू इसके लिए 1 हो जाएगा। म्यू 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा इसके लिए? 1.5 हो जाएगा। और आर तो आर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लोगे क्या यहाँ से? ठीक है, अब आपका जो आपका आंसर यहाँ आएगा, तो अब देखो यहाँ पर आप रखोगे तो म्यू 2 कितना है? 1.5 हो गया, और अपॉन V1 कितना हो गया? हाँ, म्यू 2 1।
ठीक है, μ2 1 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 10, 10 थोड़ी ना, फाइंड आउट करना है ना इसको, तो इसको मैं V2 कह देता हूं, उसको V1 कहा था ना, इसको V2 कह देता हूं, फाइनल इमेज माइनस कितना हो जाएगा बोलो, 1.5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई, अब देखो R इसके लिए नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, फिर कितना है -10 आ जाएगा, पहली बात तो यही हो गई। अब दूसरी बात एक ये भी है इसके अंदर, आप यहां देखो बेटा, ये इसका जो u है, इसका जो u है वो आगे रखा हुआ है, तो u इसका पॉजिटिव ही आएगा, u इसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये सब चीजें, ये अब यहां से आप V2 कैलकुलेट कर लो, यहां से आप क्या कर लो, V2 कैलकुलेट करो, जो कि 5 सेंटीमीटर आ रहा है, V2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है, करो जल्दी से, दोनों चीजें समझ तो आ गई क्या, ठीक है करो जल्दी से। देखो बेटा इधर देखो, ये देखो, इसका है ना, वो भी हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी आ रहे हैं, ठीक है, कभी आपको कोई जरूरत पड़े तो मैं डाल दूंगा सारे के सारे। आगे बढ़ो बेटा, तुम सवाल पढ़ो एक बार। ये सवाल पढ़ो। अब कह रहा है कि एक समतल दर्पण को एक उत्तल लेंस, ठीक है, एक समतल दर्पण के लिए एक उत्तल लेंस μ1 दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, और रखा हुआ है, एक वस्तु लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, डी के किस मान के लिए निर्मित अंतिम प्रतिबिंब स्वयं वस्तु के साथ संपाती होगा, यही वाली बात बताइए। अब देखो ये सब चीजें अगर आपको दी हुई है तो फॉर्मूला वही लग जाएगा, देखो 1/f, 1/f इक्वल टू 1/1 μ2 और -1 और 1/R1 -1/R2 ना। अब देखो बेटा यही था सवाल, ही यही था। अब देखो ये आराम से ही हो रहा है, ठीक है, 1.5 हो गया, -1 हो गया, और ये 2/R हो गया, ठीक है, 2/R हो गया, ठीक है, R1 R2 के वैल्यू दे ही रखे हैं 30 सेंटीमीटर, और वस्तु लेंस के सामने, वस्तु लेंस के सामने कहां पर रखी हुई है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, इसका मतलब U दिया हुआ है अपने को, कितना दिया हुआ है, U दिया हुआ है, तो यहां से पहले क्या निकाल लो बेटा, F निकाल लो, F यहां से निकल जाएगा, तो F देखो कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, निर्मित अंतिम प्रतिबिंब स्वयं वस्तु के साथ में संपाती होगा, ठीक है, पहली बात तो ये है, F बराबर 30 सेंटीमीटर हो गए, आगे बात समझिए। अब देखो यहां पर ये खुद जो इमेज बनी हुई है, कहां पर रखी हुई है भाई, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर फोकल लेंथ पे रखे हुई है, ठीक है, तो इसका फाइनल इमेज कहां पर बन रहा है, इनफाइनाइट पे बनेगा, एक तो यही वाली बात हो गई, और एक इसका फोकल लेंथ कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर आ रहा है ना, तो एक आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो 1/v, लेंस फॉर्मूला बोलो, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f कर दो क्या, ठीक है। अब यहां से देखो बेटा 1/v किया अपन ने, 1/v किया, कर दूं, और v इसका पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, u इसका नेगेटिव आएगा, तो 1/f है, और -1/u कर देता हूं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो गया ना, तो 1/v इक्वल टू, और 1/f कितना है बेटा, 1/30, और -u भी कितना है, 1/30, तो v बराबर कितना आया, इनफाइनाइट आया, v बराबर कितना आया, इनफाइनाइट आया, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब संपाती नहीं हो सकता, प्रतिबिंब क्या नहीं हो सकता, संपाती नहीं हो सकता, इमेज कैन नॉट कोइंसाइड, इमेज कोइंसाइड होगी ही नहीं, ठीक है, कर लोगे क्या, करो जल्दी से। दी के किस मान के लिए निर्मित अंतिम प्रतिबिंब स्वयं वस्तु के साथ संपाती होगा, इसका फाइनल इमेज कहां पर आ रहा है, इनफाइनाइट पे आ रहा है, फोकल लेंथ कितनी आ रही है, इसकी 30 सेंटीमीटर आ रही है, हाँ ठीक है, समझ गया मैं। देखिए इसका है ना ये नहीं होगा, देखो इमेज कैन नॉट कोइंसाइड नहीं होगा, इसका ये आएगा 30 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर दोनों आएगा,
मतलब ये किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइन क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। तो आप आंसर लिख लीजिए। देखिए बेटा, देखिए एफ बराबर 30 आया, ठीक है, और v बराबर इनफाइनाइट आया। लिखिए बेटा f बराबर 30, v बराबर इनफाइनाइट। देखिए इसलिए हिंदी में लिख लो पहले, आपकी फेयर कॉपी में लिख लिया करो। इसलिए लेंस से गुजरने के बाद, लेंस से गुजरने के बाद किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। बिल्कुल सही बोला ना ये बात? तो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसलिए डी के सभी मानों के लिए, इसलिए डी के सभी मानों के लिए किरणें, इसलिए डी के सभी मानों के लिए किरणें अपना पथ अनुरेखित करेंगी, अपना पथ अनुरेखित करेंगी। ठीक है, इंग्लिश में लिखिए, सो रे आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, सो रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, after passing through the lens become parallel to, become parallel to principal axis. Therefore all values of d, therefore all values of d rays will reduce their path, rays will retrace, sorry, will retrace their path. अब देखो सवाल समझे हो कि नहीं समझे बताओ। देखो v बराबर इनफाइनाइट, जैसे सपोज करो कि v का वैल्यू इनफाइनाइट ना आके 30 आ जाता, तब तो अपन इसका आंसर आता 30 बराबर। अगर v का वैल्यू आ जाता 65, तब आंसर आता ओनली 65 और 30 दोनों हो जाता ना। क्यों? क्योंकि पहले तो 30 को भी करेगा वो, उसके बाद में 65 को भी करेगा। अब क्या आया, v बराबर और ही ज्यादा आ गया, 65 से भी ज्यादा चला गया, तो ये भी आंसर आएगा, ये भी आएगा। सारे v का अपना जो वैल्यू आ रहा है ना, उससे कम सारी वैल्यू को ये क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, अपना पथ क्या करेगा, अनुरेखित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, चले बेटा। क्या क्या बात समझ में आई कि v का जितना वैल्यू होगा उससे कम सारी वैल्यूज के लिए पाथ क्या करेगा, अनुरेखित करेगा, रिट्रेस करेगा। समझ में आ गया? v बराबर इनफाइनाइट से अगर और कोई वैल्यू होती है ना तो भी होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आएगा इसका। सी, एक और दो, डी नहीं। ठीक है, अरे बोलो, सी ऑप्शन आएगा, राइट आंसर सी है। अरे आ गया ना? अगला देखो, ये देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि दो डायप्टर, देखो पहली बात तो ये देखो, चीजें देखो बेटा, दो डायप्टर क्षमता के लेंस को माइनस, देखो कह रहा है कि ए लेंस ऑफ पावर 2 डायप्टर इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ ए लेंस ऑफ पावर -1 डायप्टर। ठीक है, द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक, कॉम्बिनेशन इसका कैसा बिहेव करेगा। पहली बात तो ये देखो, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, वो किसके लिए होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस के लिए होती है। किसके लिए होती है बेटा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब, ठीक है, अभिसारी। कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है बेटा, अभिसारी। पहली बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, एफ बराबर नेगेटिव किसके लिए होती है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस या अपसारी। क्या करेगा बेटा, अपसारी लेंस। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात है, पावर बराबर होता है 1/f, ये मीटर में होता है तो मीटर में, और या सेमी में होता है तो एफ है, अगर सेंटीमीटर में लिखा है तो 100/f होता है। इसकी जो डायमेंशन है वो डायप्टर होती है। अब पहली बात तो ये हो गया। अब कह रहा, अब एक कभी भी जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो बेटा P1 + P2 + ऐसे होते हैं, हमेशा मल्टी एडिटिव इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं। तो P1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/f1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। अब देखो, आपको दे रखा है ये, आपने क्या दे रखा है, इन्होंने वैल्यू आपको दे रखा है। क्या दिया आपको वैल्यू, हाँ आपको दे रखा है 2, और एक क्या दे रखा है, -1। तो इसका मतलब P का वैल्यू कितना है बेटा, 1 आया। और P का वैल्यू कितना होता है बेटा, 100/f लिख दूं, 100/f डेज लिख दूं, रिजल्टेंट। तो 100/रिजल्टेंट बराबर f, तो f डेज का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 100 आ गया। f डेज का वैल्यू क्या आ गया, 100 आ गया। और वो भी क्या आया है, पॉजिटिव आया है।
ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अभिसारी लेंस, ठीक है, दैट इज कन्वर्जेंट लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ किसके लिए पॉजिटिव होती है? कन्वर्जेंट के लिए होती है। समझ में आ गया क्या? अरे आया कि नहीं आया? कर लो, अच्छा सवाल है ये। नहीं समझ में आया? करो जल्दी से। देखो यहां से, अब यहां, अब देखो ये देखो, ये इसका मतलब, ये नेगेटिव जो लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब अपसारी है। समझ में आ गया? ये इसका मतलब अभिसारी है, कन्वर्जेंट है और एक डाइवर्जेंट है। समझ में आ गया ना मेरी बात को? अगला देखो बेटा, अब कह रहा है, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है कि एक बिंदु वस्तु 80 सेंटीमीटर पकड़ उत्तल तल से 80 सेंटीमीटर की दूरी प्रतिबिंब निर्मित होगा। ये तो कर लोगे आप, कर लोगे ना? तो वन बाई, आपको यही पता है कि देखो, एक बिंदु वस्तु है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए 80 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर। ये देखो बेटा कॉन्वेक्स हो गया। अब यहाँ पर है ना, आप एक चीज का ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव करना है बेटा। क्या करना? अच्छा, और या तो मिरर, हाँ ठीक है, कॉनकेव कर लेना, कॉनकेव मिरर है ये, ठीक है, कॉनकेव। पहले तो ये करेक्शन कर लेना। अब आपको पता है कि अवतल दर्पण कर लेना, अवतल। अब आपको बताइए कि अगर 80, मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है बेटा? फोकस पे रखा हुआ है, तो बताइए इमेज कहां पर बनेगी? इनफाइनाइट पे बनेगी। इमेज कहां पर बनेगी? इनफाइनाइट पे। लेकिन ये किसके लिए बनेगी बेटा? कॉनकेव के लिए बनेगी, कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए बनेगी? कॉनकेव मिरर के लिए, इसलिए लिखवाया कॉनकेव मिरर, इसमें यहां पर कॉनकेव मिरर लिखना बेटा, ठीक है ना? अवतल दर्पण लिख लेना। अवतल दर्पण कह सकता था या उत्तल लेंस कह सकता था। समझ में आ गया? चले आगे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर एक कुछ चीजें समझ भी सकते हो वैसे तो। अब जल्दी जल्दी तुम बोलो, अगर मैंने कॉनकेव मिरर रख दिया तो बताओ क्या क्या होगा? अगर मैंने ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। और इनफाइनाइट और सी के बीच में अगर रखा है तो एफ, और सी के बीच में अगर सी पर रखा है तो सी पर, और सी और इसके बीच में रखा हुआ है तो सी और इनफाइनाइट के बीच में, और फोकल लेंथ पे रखा हुआ है तो इनफाइनाइट पे। सवाल क्या पूछा है? फोकल लेंथ पे रखा हुआ है, इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे बनेगी। समझ में आ गया मेरी बात को? और रियल इमेज हमेशा क्या बनती है बेटा? उल्टी बनती है। रियल इमेज कहां से बनती है? हमेशा उल्टी बनती है। अब एक चीज ये था कि आपको दो चीजें, अगर ये सपोज करो उत्तल दर्पण दिया हुआ है, आपको क्या करना है बेटा? उत्तल दर्पण दिया हुआ है, तो हमेशा उत्तल दर्पण के लिए यहां पर कंसिडरेबल होती है ये सब चीजें। वो दो लाइन आपको उत्तल दर्पण वाली याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये देखो, ये अगर फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है, फोकस पे रखा हुआ है तो इनफाइनाइट पे तो बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात को? लेकिन वो क्या बनते हैं? माइनर बनते हैं, इसलिए मैंने चेंज करवाया। तो आपको वो एक टेबल याद करनी है। आपको क्या करनी है? टेबल याद करनी है, ठीक है? अगला देखिए। ठीक थी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन देखो बेटा। हाँ हाँ, तो मैंने बता दिया ना आपको, उत्तल दर्पण की जगह अवतल है, अवतल दर्पण। अह, ये ऐसे कह रहा है कि ए पॉइंट इज ऑब्जेक्ट प्लेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर है कि पोल से 80 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, और जो मिरर है ना वो भी खुद कितनी फोकल लेंथ का है? 80 का ही है वो। हाँ, मतलब खुद फोकल लेंथ, इसका मतलब फोकस, फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है ना? समझ तो आ गया ना? ये ऐसे कह रहा है, दोबारा समझ लो, कि ये कोई अवतल दर्पण है। ये क्या रहा है बेटा? अवतल दर्पण है, ठीक है, कॉन्वेक्स से कॉनकेव मिरर है, और ये खुद की, कभी भी मिरर की हमेशा फोकल लेंथ दी हुई आती है, तो उसने दे रखा है कि भाई 80 सेंटीमीटर का है ये, ठीक है, और ये यहां से भी कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 80 सेंटीमीटर पे ही रखा हुआ है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां पर रखा हुआ है?
फोकस पॉइंट पे ही रखा हुआ है, फोकस बिंदु पे रखा हुआ है। और जो कोई भी फोकस बिंदु पे रखता है उसकी इमेज हमेशा अनंत पर बनती है, हमेशा हमेशा कहाँ पर बनती है, अनंत पर बनती है। और अगर ये सपोज करो उत्तल दर्पण आता है, अगर ये सपोज क्या होता है, उत्तल दर्पण आता है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि देखो यहां पर, तो वो आपको दो लाइन याद रखनी पड़ेंगी, आपको दो लाइन क्या करनी पड़ेंगी, आपको याद रखनी पड़ेंगी। समझ में आगे मेरी बात को, एक टेबल जो बनाई हुई थी आपको बता देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि उस टेबल से भी सवाल पूछता है, आपको ये याद रखना है। समझ में आ गया, पूछने का स्टाइल ये रहता है, ठीक। अगला देखिए, कह रहा है कि मार्क द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। यदि आपतित किरणें अभिसरित हो रही हैं तो वस्तु वास्तविक है, ठीक है। ये तो द इफ द इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग द वी हैव ए रियल इमेज होते, ये तो ऑब्वियस सी बात है। आगे बात समझे, तो लर्न लिख लो बेटा, ठीक है। अरे कर लोगे ना। तो अब यहां पर देखो, ये अब देखो ये कह रहा है, देखो यदि आपतित किरण अभिसरित हो रही है, दैट इज इफ द इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग वी हैव ए रियल ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको वर्चुअल इमेज बनेगी। दूसरा देखिए, यदि फाइनल रेज, ठीक है, और क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो आपको हमेशा क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी, ठीक है। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, इसकी मतलब किसकी बात कर रहा है, ये लेंस की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहा है। कन्वर्जिंग लेंस में ऐसे ही होता है बेटा, ये देखिए, अगर कोई रे इनफाइनाइट से आ रही है तो ये किसी पॉइंट पे मिलती है, सेकंड फोकस पॉइंट पे इसकी इमेज बनती है, अरे बनती है ना। तो ये कह रहे देखो अंतिम रेज, अंतिम रेज क्या होनी चाहिए, कन्वर्ज होनी चाहिए। अंतिम रेज क्या होनी चाहिए, कन्वर्ज होंगी, जो कि उत्तल लेंस के अंदर होता है, जो कि किसके अंदर होता है, उत्तल लेंस के अंदर होता है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर होता है। समझ में आ गया, तो ये दूसरा ऑप्शन है। अब कह रहा है कि यदि आपतित रे, अगर रे, देखो बेटा, अगर इंसिडेंट रे अगर क्या हो रही है, कन्वर्जिंग हो रही है, तो वस्तु वास्तविक होती है, तो वस्तु वास्तविक नहीं होती है। समझ में आ गया मेरी बात को। अगला देखिए, कह रहा है कि द इमेज ऑफ वर्चुअल इमेज इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। कह रहा है कि द इमेज ऑफ ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज, ये भी कोई बात नहीं है, ठीक है। कह रहा है इफ द इमेज इज वर्चुअल द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, लर्न कर लेना और चारों ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। अरे समझ में आ गया क्या, फाइनल रेज क्या होनी चाहिए, किसी पॉइंट पे मिलनी चाहिए, तो वो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। फाइनल रेज क्या होनी चाहिए, किसी पॉइंट पे मिलेंगी तो क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा, ठीक है। अगला देखिए, ये देखो बेटा, ये वही वही सवाल आ गया वापस से, लेंस मिरर वाला। अब की बार देखो बेटा, कभी भी एक चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसने यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही वाली बात, मैं प्रिज्म बना देता हूँ एक बार, ध्यान से देख लो। यहाँ मैंने प्रिज्म बनाया, प्रिज्म बनने के बाद में ये कह रहा है कि किसी एक फलक पर 90 डिग्री के कोण पर इंसिडेंट हो रहा है। तो ये देखो, ये बेटा, ये देखो यहाँ पर रे इंसिडेंट हो रही है, ये देखो 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, समझ रहे हो क्या। अब यहाँ पर ये जो भी कोई रे है, ये एंगल बनाएगी। अब आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था, ये हमेशा 90 डिग्री बनता है, ये R1 होता है बेटा, ये क्या बनता है, R2 होता है, और ये क्या हो गया, जो भी रे निकलेगी, और ये प्रिज्म एंगल है, ठीक है। प्रिज्म एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। अब यहाँ पर आई बराबर कितना है बेटा, 90 है। इंसिडेंट एंगल है, किसके ऊपर आ रहा है, 90 पे आ रहा है, तो रे किसके ऊपर चली जाती है, बताओ। तो ये जो एंगल है ना, ये R1 और R2 हमेशा बराबर हो जाते हैं, R1 और R2 हमेशा क्या हो जाते हैं बेटा, अगर I बराबर 90 हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि R1 और R2 हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो A बराबर क्या बताया बेटा, इसका मतलब मेरा क्या हो गया, 2R हो गया। इसका मतलब R बराबर कितना हो गया बेटा, मेरा A/2 हो गया, ठीक है। इसका मतलब R मेरे को कितना दे रखा है, अरे R कितना दे रखा है, R बराबर A/2 हो गया। R बराबर कितना हो गया मेरा, A/2 हो गया। पहली बात तो ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, तो आपको इसका मतलब इंसिडेंट एंगल भी पता चल गया और फाइनल एंगल भी पता चल गया। और अगर यहाँ से प्रिज्म एंगल पूछता तो भी निकाल सकते थे, पूछ सकता था, वो पूछा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ से अब देखो बेटा, स्नेल लो लगा दो, तो पहले वाला ये है और साइन 90 हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, μ2 हो जाएगा, म्यू को म्यू लिख देता हूं, और ये कितना हो जाएगा, साइन है A/2 का मतलब कितना हो गया,
अरे ए बराबर 2r है तो आर बराबर a/2। आर बराबर ए आपको, हाँ ए आपको 60 डिग्री दे रखा है, करेक्शन कर लेना बेटा। ए आपको कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो ए 60 डिग्री दे रखा है, तो आर बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। अरे आर कितना हो गया? 30 डिग्री। तो म्यू का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, 2 आ गया। म्यू का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2 आ गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। कर लीजिए जल्दी से, आप लिख लीजिए बेटा। गिवन ए बराबर 60 डिग्री। चलें क्या? अरे चलें क्या? कौन सा हो गया सवाल? 14 देखिए। हाँ, चलें क्या? अरे जल्दी करो भाई। प्रिज्म एंगल समझ में आ गया ना अब? आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब देखो बेटा, यहां से देखिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है बेटा। देखो यहां से एक सवाल आता है, अब अगर एक वस्तु को एक पर्दे 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ये देखो बेटा स्क्रीन है, इधर देख लो, ये सवाल आपसे नहीं होगा, इधर देख लो बस आप। एक वस्तु एक पर्दे से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, कोई वस्तु है, ये तो कोई वस्तु है, और ये कोई पर्दा है। ठीक है, ये कोई पर्दा है, 100 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, और उत्तल लेंस रख दिया बीच के अंदर। ठीक है, क्या रख दिया? उत्तल लेंस रख दिया। यदि लेंस को पर्दे की ओर, अब यहां पर इस लेंस को अपन ने क्या कर दिया, पहले तो बीच में रखा है, और फिर इसको कितनी सेंटीमीटर पे खिसका दिया? 30 सेंटीमीटर पे खिसका दिया बेटा। कितने खिसका दिया? 30 सेंटीमीटर। इसको विस्थापन विधि बोला जाता है, इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड बोला जाता है। उसका फॉर्मूला होता है बेटा, एफ बराबर, लिख लो, डिस्प्लेसमेंट मेथड का फॉर्मूला होता है कैपिटल डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 इंटू कैपिटल डी। 4 इंटू कैपिटल डी। तो पहले ये जो डी होता है, ये तो बेटा बीच की दूरी होती है, टोटल बीच की दूरी होती है। ठीक है, टोटल दूरी क्या होती है बेटा? कैपिटल डी। तो कैपिटल डी आपको कितना दिया हुआ है बेटा? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और स्मॉल डी कितना दिया हुआ है बेटा? ये विस्थापित किया जाता है, वो वाला होता है। तो आ जाएगा ना आंसर आपका? इधर देखो इधर। ठीक है, अरे आ जाएगा ना? तो जल्दी से करके बताओ कितना आया। डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं इसको। विस्थापन विधि में क्या होता है, देख तो लो। विस्थापन विधि में क्या होता है, ये पर्दा है और ये स्क्रीन है। समझ में आ गया? ये पर्दा है, ये स्क्रीन है, तो इनके बीच की दूरी को कैपिटल डी से लिखा जाता है। इसके बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। अब इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा अपन ने 30 सेंटीमीटर पे खिसका दिया डी दूरी से। तब अपने ये फॉर्मूला आता है एफ बराबर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 डी। ये इस तरीके का सवाल एक और आगे और भी है बेटा। क्वेश्चन कौन सा है? हाँ देखो, 15 का देखो। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, अच्छा ये देखो, कह रहा है एक टैंक को, अब ध्यान से देखना, वो वही सवाल है। देखो एक टैंक को 12.5 सेंटीमीटर, समझना बात को, ये टैंक है बेटा, 12.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई से तक द्रव से भरा जाता है। लिक्विड से भर दिया 12.5 सेंटीमीटर। ये आपका रियल डेप्थ हो गया एक तरीके से। ठीक है, डी रियल हो गया बेटा। ठीक है, कह रहा है तल में एक सिक्का रखा हुआ है, वो सिक्के वाला ही सवाल है ये। ठीक है, ये सिक्का रख दिया अपन ने, और ये 10 सेंट आभासी गहराई, एक सिक्के की आभासी गहराई को सूक्ष्मदर्शी द्वारा 10 सेंटीमीटर मापा जाता है। ठीक है, तो ये देखो 10 सेंटीमीटर यहाँ है। डी अप्रेंट बोलते हैं जिसको, क्या बोला जाता है बेटा? डी अप्रेंट बोला जाता है, 10 सेंटीमीटर। अब आपको ये बात तो बताइए बेटा कि डी रियल है, में अगर म्यू का भाग दोगे तभी तो डी अप्रेंट मिलेगा। अरे बोलो, तो म्यू ही तो पूछा है आपसे। ठीक है, फोकस करने के कितनी सूक्ष्मदर्शी को कितनी दूरी तक लेना ले जाना चाहिए, पहले तो आप क्या निकाल लो यहाँ से, म्यू निकाल लो। पहले यहाँ से क्या निकाल लोगे? म्यू निकाल लो। निकाल लोगे? ठीक है, तो म्यू कितना आया? अरे गहराई कितनी आई? हाँ ठीक है, म्यू तो दिया हुआ है ना।
कितना दिया हुआ, अच्छा ठीक है। हाँ तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से डी रियल आ जाएगा, डी अपरेंट आ जाएगा ना, यहाँ 0.5 सेंटीमीटर। ये कितना आया, 7 अपन बिना सूक्ष्मदर्शी अगर देखते हैं ना तो अपना आएगा 7.5 सेंटीमीटर। और आपको सूक्ष्मदर्शी से देखा तो आपने कितना आया, 10 सेंटीमीटर आया। तो ये विस्थापन पूछा है बेटा, 10 में से 7.5 घटा दो आप, 10 में से क्या घटा दो, 7.5 घटा दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ये करो, अच्छा सवाल। एक सवाल आगे और भी है इसका, एक सवाल आगे और भी है इसका, समझ रहे हो क्या मेरी बात को, नहीं समझ में आया? वो सही है। ये कह रहा है कि मैंने पानी से एक टैंक को भरा, एक पानी को क्या किया, टैंक से भरा, ठीक है, समझ में आ गया, एक टैंक को पानी से भरा, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये 12.5 सेंटीमीटर तक भरा, फिर मैं पेंदे में इसका एक कॉइन रख दिया, आगे बात समझिए। ये कह रहा है कि मैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखूंगा ना, तब तो मेरे को दिख रहा है 10 सेंटीमीटर, और आप बिना सूक्ष्मदर्शी देखो, आप क्या देखो, बिना सूक्ष्मदर्शी देखो, तो बिना सूक्ष्मदर्शी देखा, ठीक है, तो आपका आंसर ये आया बेटा, सूक्ष्मदर्शी और एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखो तो विस्थापन कितना आया, तो वो 10 में से 7.5 घटा दो। समझ में आ गया क्या, माइक्रोस्कोप है, ये रहा माइक्रोस्कोप, हैव टू बी मूव्ड टू ए फोकस, ठीक है ना, क्योंकि देखो किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा देखना, किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा देखना और इसमें देखने में अंतर होता है, समझ में, हाँ बोल लो, क्या करे, अच्छा यदि द्रव को उसी ऊंचाई तक अपर्तांक 1.66 का, हाँ ठीक है, अब वो एक ही बात हो गई, वो लगभग एक ही बात है, ठीक है। समझ में आ गया कि पहले कोई दूसरा लिक्विड अगर मैं रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ठीक है, वो वही वाली देखनी है। पहले इसको 10 सेंटीमीटर दिखा, लिक्विड बदल दिया तो एक तरीके से कितना हुआ, 7.5 हुआ, ठीक है, मैंने गलत बोला, ठीक है ना, समझ तो गए क्या, ठीक है। अगला देखो, समझ में आ गया क्या, लिक्विड बदला है, चले, अरे समझ तो आ गया क्या, बार बार, देखो बार बार नेटवर्क जा रहा है, देखो, अरे समझ तो आ गया क्या, ये देखो, ये अच्छा सवाल है, देखिए, ये कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक समतल उत्तल लेंस की समतल पृष्ठ को रजदीकृत सिल्वर्ड कर दिया जाता है। तो कभी भी किसी भी सरफेस को अगर सिल्वर्ड करेंगे ना, तो जो 1 एफ रिजल्टेंट होता है ना, एफ इक्वलेंट, ठीक है, एक तो लेंस का पार्ट होता है और एक क्या होता है, सिल्वर रेज्ड पार्ट होता है, ठीक है। तो सिल्वर जो रेज्ड पार्ट होता है ना, जो सिल्वर से रजदीकृत होता है, वो डबल काम करने लग जाता है, दो सरफेस की तरह काम करने लग जाता है, तो उसको भाई एफ इंटू लेंस लिखते हैं, ठीक है, और प्लस 1/f लिखते हैं, 1/f क्या लिखते हैं बेटा, मिरर दर्पण, ठीक है, मिरर, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कभी भी सिल्वर रेज आ जाए ना, तो 2/f लेंस लिखते हैं और 1/f मिरर लिखते हैं, ठीक, के अंदर मिरर का दिया हुआ है, एफ लेंस का दिया हुआ है, एफ इक्वलेंट निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, तो यहां से सुनना मत, समझ में आ जाएगा, नहीं तो देखो बेटा, एफ इक्वलेंट जो आया वो यहां से करो आप 30 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 30 सेंटीमीटर आएगा। फिर आपको क्या लगाना है बेटा, 1/v और ए प्लस 1/u, और इक्वल टू क्या लगाना है, उत्तर लेंस है ना, तो माइनस, ठीक है, उत्तर लेंस है तो माइनस, -1/u इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/f आ जाएगा ना, ठीक है। अब आपको यहां पर देखना है बेटा कि इमेज कैसी बनेगी, ठीक है, इमेज आपको कैसी बनेगी, देख लोगे क्या, एफ का वैल्यू 30 आया, और उत्तर लेंस है ही आपका,
ठीक है। और उत्तर लेंस में वैसे भी इमेज क्या बनती है, रियल बनती है। वैसे तो इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी। फिर भी आप वैल्यू पुट करके देखिए एक बार आप, ठीक है। तो यहां से v का वैल्यू तो पड़ा रहने दो 1/v, और ये +1/u हो जाएगा, इक्वल टू 1/f हो जाएगा। तो 1/30 हो गया, माइनस u कितना है भाई, 1/60 आ जाएगा। v पॉजिटिव ही आ रहा है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, रियल ही बनेगा। ठीक है, तो देखो जी कितना आ रहा है, इनको करोगे क्या इसको।